अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 22 मुहर्रम अल हराम 1445 हिजरी, अगस्त की 10 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ क्लाउडी ब्यूटीफुल विंडी मॉर्निंग हियर इन कराची। क्या कमाल मौसम कराची का जो है आजकल चल रहा है। यस, एज आई ऑलवेज गिव दिस, कहते हैं ना स्टेरिक के साथ नीचे जो लिखा हुआ होता है कि यस ह्यूमिडिटी अप्लाई, सो यस द ह्यूमिडिटी इज देयर बट still beautiful weather in Karachi. Can't thank God enough and can't thank God enough because this government is gone, man. उफ, शुक्र है भाई। मुझे भी आज सुबह में उठ रहा था, मुझे रात में आपको पता है कि बहुत ही जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज वगैरह जो है वो आई और मैं जब सुबह उठ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसा ना हो कि कुछ वाकयात के तनाजुर में असेंबलियों की तहलील को कंट्रोल सेट दबा दिया हो। सुबह उठते पता चला शहबाज शरीफ साहब फिर वजीर आजम बन गए, लेकिन ऐसा खैर नहीं हुआ है। ये चलें जी, इस पे हम बात करेंगे आगे चल के। बट द थिंग इज के 7:28 अगर आपको पार्टिसिपेट करना है प्रोग्राम में, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और अभी आपको हम जल्दी से आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में जो है वो हम लिए चलते हैं। एंड देन ये हमारे दोस्त जमाल अनवर साहब ने मुझे एक ट्वीट में टैग किया हुआ है जो कि शाहिद खाकान अब्बासी का फेक अकाउंट का जो है ना वो मुझे लग रहा है कि उनका ये ट्वीट है। आज हमारी बदतरीन असेंबली का आखिरी दिन है, खुदा का शुक्र है कि यह तमाम हुआ, बिल पड़े बगैर पास होते रहे, हम अवाम से शर्मिंदा हैं। नहीं, ये बेसिकली ये शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने कुछ ख्यालात का इजहार जो है वो जरूर किया था, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्वीट जो है ये उनकी टीम की जानिब से जो है ये अकाउंट जाली है। लेकिन बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी को अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी इस असेंबली के साथ तो छोड़ देते, चले जाते। अच्छा, हुकूमत के जाने का जो है ना पहला इम्पैक्ट ही आज मुझे नजर आ रहा है और वो ये कि आज अखबार में जो है ना कुछ इश्तिहार नजर नहीं आ रहा मुझे हुकूमत की जानिब से। कल मैंने आपको बताया था कि माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना कि भर के रख दिया था अखबार को, सैदी रौनक आ गई थी अखबार में। उन्होंने कहा जी खुदा का फजल करम से जाते जाते भी हम अखबार वालों की चांदी करवा कर जाएं, तो वो चांदी करवा के चले गए थे। लेकिन आज बड़े सुने से अखबार लग रहे हैं और बहुत मिस करेंगे यार वो इनको। जब तक आपको पता है यही सिलसिला होगा, लेकिन जब तक ये नहीं होंगे तब मिस तो करेंगे। बिलाल अहमद कहते हैं हुकूमत का जाना और सैफर की तस्दीक का आना क्या एक महज इत्तेफाक है। आई मीन द टाइमिंग इज अमेजिंग। इसको आप देखिए, कल रात में जो डेवलपमेंट हुई है द इंटरसेप्ट नामी मैगजीन की तरफ से, अब तो खैर शुरू में लगा था कि मीडिया को बोल दिया गया है कि इस पे बात ना की जाए, लेकिन मीडिया पे इस पे बात शुरू हो गई है। लेकिन जो मुझे अंदाजा, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट वॉच टेलीविजन न्यूज चैनल्स पाकिस्तान में एनी मोर, लेकिन जो ट्विटर पे थोड़ी बात मैंने अपने फीड पे देखा तो मैं अंदाजा ये हुआ कि रात में फिर शाज़ेब खानज़ादा वगैरह इन सबको एक्टिवेट किया गया और इसका काउंटर नैरेटिव प्रेजेंट किया जा रहा है। मुझे नॉट टॉकिंग अबाउट कि यार ये ब्रेकिंग न्यूज है, दिस कुड बी समथिंग वेरी बिग और इनके पास कॉपी कहाँ से आ गई साइफर की। तो इस वक्त दो चीजों के ऊपर जो है फोकस है। बल्कि इनफैक्ट कल जब मेरा रात का यूट्यूब शो चल रहा था, दैट वाज एग्जैक्टली द टाइम व्हेन दिस एंटायर थिंग हैपेंड, जब ये चीज जो है वो हुई थी। और जो चीज हुई थी वो ये हुई थी कि जी उसी वक्त, बिल्कुल उसी वक्त जो है ना ये खबर ब्रेक हुई थी। मेरे शो रात के 9:30 बजे के शो के स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले की, गालिबन आधा घंटा पहले की बात है कि ये खबर जो है ये ब्रेक हुई थी। गालिबन उससे पहले तो मैंने नहीं पढ़ी थी, पढ़ता होता तो जरूर कोई ना कोई मैसेज आ जाता है, कुछ भी आ जाता। सो अब सीन ये हुआ है कि उस वक्त तो सब घबराओ, ये क्या हो गया यार। वहां पे वो जो है ना आपको पता है उनके खाबे चल रहे थे, खौफनाक सा है। इस मुल्क में 48% इन्फ्लेशन वाले इस मुल्क में बदतरीन महंगाई के दौर से गुजरता हुआ, जहां लोग अपने बच्चों की जानें ले रहे हैं, अपनी जानें ले रहे हैं, वहां पे हमारे ये जो हुक्मरान थे वो जिस तरह के खाने तनावुल फरमा रहे थे, पहले तो लानत है। और फिर उसके बाद जो है उस दौरान ये खबर जो है वो ब्रेक हो गई। और जब ये खबर ब्रेक हुई तो शुरू में तो उनको समझ भी नहीं आया कि यार ये हुआ क्या है और ये हो क्या रहा है, ये क्या सीन है। लेकिन फिर कोई रात को 1-2 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे एक्टिवेट किया गया और शुरू में तो ये आया कि जी इस खबर के बारे में कोई बात नहीं करनी है, बज़ाहिर ऐसा लगता है। और फिर उसके बाद जब इसकी बातचीत जो है वो शुरू हुई तो फिर उसका काउंटर नैरेटिव, जैसे मैंने कहा कि शायद ये शाहजेब खानजादा को उनके पेंट हाउस में जगाया गया और फोन करके उठो यार देखो तो क्या हो गया है। फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा हो ये तो गेम काफी ऑन। फिर उन पे अब काउंटर नैरेटिव आया जिसमें उल्टा दो चीजें हो रही हैं। एक तो पीटीआई को मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है कि लीक करने वाले ये लोग थे, पॉइंट नंबर 1, जबकि राना सनाउल्लाह बोल चुके हैं जी वो तो सेफ है बिल्कुल और
इधर है उधर है. हामिद मीर साहब के पास भी कॉपी है और नजम सेठी साहब भी देख चुके हैं, लेकिन पीटीआई पे शक है. ओके जी. और दूसरा जो है वो जाहिर है इस जरीदे और इसके जो जितने लोग, अच्छा हाँ, उनकी क्रेडिबिलिटी पे जो है ना वो सवाल उठाया जा रहा है, ये सारी बातें हैं. लेकिन आपको पता है कि ये जो जिन हजरात ने, 2 हजरात ने, जिनमें एक पाकिस्तानी और एक अमेरिकन है, जिन्होंने ये खबर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर जो है ये पब्लिश की है द इंटरसेप्ट में, वो दोनों शायद मेंटली तैयार थे द सॉर्ट ऑफ ऑनस्लॉट दैट दे आर गेटिंग. सो आपने देखा कि रात गए तक, हमारे रात गए तक, या अमेरिका में तो उनका तो ऑफिस टाइम होगा, लेकिन जो भी इस तरह का ट्वीट आ रहा था, किसी भी बड़े बंदे का ट्वीट आ रहा था, हुसैन हक्कानी ट्वीट कर रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले ट्वीट कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, उन सबको वो खुद जवाब दे रहे थे, जस्ट टू काउंटर व्हाट दे आर सेइंग. सो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. इस वक्त आपको लिए चलते हैं हम एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग दोस्तों. ने प्रोग्राम अभी चुनन किया. 7:36 जो है वो हो चुके हैं. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं सेनेटर बर्नी सैंडर्स का आपने जो है वो कॉल शेयर किया है. ये बात किसी से पोशीदा नहीं कि मैं क़दामत पसंद इसराइली हुकूमत की फ़लस्तीन कुश पॉलिसी का मुखालिफ हूँ. ये इसराइल को $3 अरब की, हम इसराइल को $3 अरब 80 करोड़ की मदद फराहम करते हैं. ये हमारा हक है कि उनसे इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करें. सेनेटर बर्नी सैंडर्स, सेनेटर बर्नी सैंडर्स बाय द वे खुद आपको पता है कि वो यहूदी हैं, और लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको अंदाजा होगा कि इसका मतलब ये दैट एवरी जूइश पर्सन इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ द फैशिज्म. एक जो फैशिस्ट स्टेट है, एक डिक्टेटोरियल स्टेट, एक अपार्थाइड स्टेट जो इसराइल है, उसको सपोर्ट करता है. सो या बर्नी सैंडर्स यार फिट बंदा है. आगे बढ़ते हैं जी. मैनचेस्टर सिटी इज द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब ब्रांड इन द वर्ल्ड. ये कहते हैं मुनीब मकबूल. चलें जी, मुबारक हो. मैनचेस्टर सिटी इज द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब. अच्छा, दैट्स वेरी नाइस. क्या कहते हैं दिस विजुअल कैप्चर्ड ऑडियंस अटेंशन रिसीव 1.9 मिलियन व्यूज. अच्छा चलें जी. मैनचेस्टर सिटी माइट नॉट हैव अ ह्यूज फॉलोइंग. मैनचेस्टर सिटी को फर्क क्या पड़ता है यार, वो अपनी पॉपुलैरिटी खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे. उनके पास इतना पैसा है, बिकॉज उन पे कोई एहतसाब तो होता नहीं है, कोई फेयर प्ले रूल्स वगैरह उन पे अप्लाई नहीं होते. दे आर सो पावरफुल. आई थिंक दे आर बिगर देन दी FA नाउ. और उन पे जो है ना अब ये सारी खानियां वानियां सब खत्म, तो वो बन जाए सबसे पावरफुल, कायनात के सबसे पावरफुल क्लब बन जाए. उनकी ये भी वो ये भी कर सकते हैं. ओके जी, वेरी गुड. थैंक यू सो मच फ़हीम अली खान साहब, और बहुत शुक्रिया. आप रोजाना सुबह हमें कुरानी आयात से जो है किसी ना किसी आयत से रूशनास करवाते हैं. जज़ाकल्लाह फॉर दैट. आज आपने सूरह बकरा की एक आयत शेयर किया. क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो. क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? अरे वाह, क्या बात है. वैसे लग रहा है ये अल्लाह ताला को लगता है हमारे ही दौर में कुछ किसी से, वैसे हर दौर में जो है ना, ये जो किताब पढ़ने वाले लोग हैं, ये किताब की जो तिलावत करते हैं, तिलावत से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि जी वो जो कुरान ख़वानी वाली जो तिलावत होती है, बट ये कुरान को पढ़ना, और कुरान को पढ़ने से मुराद हमेशा कुरान को समझना ही होता है. तो उसमें बेसिकली यही बोल रहे हैं कि यार तुम दूसरों को नेकी का हुक्म भी देते हो और ख़ुद भूल भी जाते हो. और क्या ज़बरदस्त बात है भाई. देख लें आप, हर तरफ इर्द गिर्द देखें आप अपने तरह. आगे बढ़ते हैं. FK नियाजी साहब कहते हैं भाई गवर्नमेंट गई और साइफर आ गया, कोई गेम होने वाली है. पाकिस्तान में हर मंथ कोई ना कोई ड्रामा चल रहा होता है. हाँ बिल्कुल, ये है सिलसिला. ओके जी. बशीर अहमद साहब कहते हैं ताबिश से सवाल होता है कि कनाडा और पाकिस्तान में रहते हुए क्या फ़र्क है. ताबिश का जवाब है वहाँ चलते हुए आपको कोई नहीं उठाएगा, डकैत नहीं आएगा, भत्ता नहीं होता. वहाँ आपको एहसास होता है कि वाकई हम अशरफुल मखलूक़ात हैं. कितना प्यारा और संजीदा जवाब है ना. हाँ जी, बहुत अच्छी बात की है इसने. ताबिश को चाहिए कि फिर वहीं मूव हो जाए मेरे ख्याल से. अच्छा जी, अताउर रहमान साहब ने ट्वीट शेयर किया है. जज साहब, आप अपना वो 90 दिन का फैसला अपने घर साथ लेकर जाएंगे, इसको फ्रेम करवा दें. बड़े ओहदेदारों और छोटे लोग जब बैठ जाएं तो मुल्क में अनारकी फैलती है. वरना चीफ जस्टिस साहब तो चौधरी इफ्तिखार भी था, उससे पहले भी बहुत से आए और वो ऐसे नहीं. हाँ बिल्कुल, ये तो खैर एनीवे बंदियाल साहब के बारे में हमेशा ये बताया गया कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बड़े प्रोफेशनल किस्म के आदमी हैं. लेकिन वाकई नाउ दैट ही इज अबाउट टू एंटर इन द लास्ट मंथ ऑफ हिज चीफ जस्टिसशिप, तो उनको भी यही सोचना चाहिए कि वो क्या लेगेसी जो है वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं. नाउ दैट द गवर्नमेंट इज आउट ऑफ द पिक्चर नाउ और एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा. सो कहते यही है कि काफ़ी सारे लोगों को जो इनसिक्योरिटी है वो ये जो अभी जो 38 दिन और 39 दिन रह गए हैं, सब कितने पता नहीं 38 दिन रह गए होंगे गालिबन,
चीफ जस्टिस साहब के, लोगों को काफ़ी इनसिक्योरिटी है इसके हवाले से, लेकिन नहीं, मेरा नहीं ख्याल. आई थिंक बंदियाल साहब ने काफ़ी हद तक ये बता दिया है कि वो उनकी शायद नेचर में नहीं है अग्रेशन के साथ कोई स्टैंड लेना या कोई पोजीशन लेना. वो बाकी रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की लाइटें जल गई थी और ये सब हो गया था. ये भी ये गाइस कैन कनेक्ट द डॉट्स यार. आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं वी शुड अप्रिशिएट एवरी गुड एक्ट ऑफ एनी पार्टी, वी शुडंट बिकम ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी. कहते हैं जी साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जाते हुए बतौर वजीर आजम मिलने वाले तमाम तहाइफ नीलाम करके हासिल होने वाली रकम यतीम बच्चों की फलाह व बहबूद पर खर्च करने का हुक्म दे दिया. चलें जी, अगर आप इनके इस जेस्चर से जो है वो खुश हैं तो फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप खुश हो जाइए बिल्कुल. और अगले फिर इलेक्शन में इनको आप फिर क्या ज़बरदस्त जेस्चर दिया है भाई. जितने तहाइफ मिले हैं ज़रा चेक कर लीजिए उसकी वैल्यू क्या है और क्या सिलसिला है. क्या बोलूं यार. एनीवे आगे बढ़ते हैं. अताउर रहमान साहब कहते हैं परहैप्स वी आर इन द लास्ट डेज ऑफ द वर्स्ट पीडीएम गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. इन पास्ट वी सॉ वर्स्ट रूलर्स बट जनरल पब्लिक हैड नॉट सफर्ड एज ऑफ टुडे. वी आर नॉट इन द लास्ट डे, वी हैव ऑलरेडी सीन इस 16 महीने की इस डिजास्टर्स हुकूमत का आखिरी दिन ऑलरेडी कल जो है वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं. कल मैंने अपने यूट्यूब शो में भी रात में मुख्तसरन कोशिश की थी कि आपको एक ज़रा मार्च 2022 से अभी कंपेयर करके बताऊं ज़रा कि क्या पाकिस्तान में कहा. ज़ाहिर है आई एम श्योर हर किसी ने अपने मीडिया में हर किसी में बंदे ने अपना हिस्से का जो है ना वो ये फ़र्ज़ अदा किया होगा. लेकिन रोटी की कीमत से लेकर मैंने फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर ही उठाए थे, पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के बेसिकली जिसका नाम है, उसके नंबर्स उठा के मैंने ज़रा कंपैरिजन करके बताया था कि जी कहाँ थे और हम कहाँ पर आ गए. अगर हालात वो बुरे थे तो इन हालात को हम बुरे से बुरा और क्या कहेंगे मुझे नहीं पता. आगे बढ़ते हैं जी. जुल्फ़िकार अली साहब जो है वो कहते ये हैं बहुत बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले. तो आपने वो शेर मिर्ज़ा गालिब का जो है वो शेयर किया है. बिल्कुल जी, बेआबरू तो, लेकिन बेआबरू होने की आपको एहसास तो हो. इनको तो एहसास भी नहीं है कि ये बेआबरू होकर जो है वो निकल रहे हैं. हसन इकबाल कहते हैं आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे, अल्लाह जाने वो कौन लोग होंगे. हाँ, वो आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे. देखो यार, मेरा ये ख्याल है कि किसी भी मुल्क की तारीख को जो है वो कभी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम जो है वो ना देखा करें. इट नीड्स टू बी लुक. आई नो हम पाकिस्तानी बहुत डिप्रेस्ड हैं, हम परेशान हैं, ये सारी बातें, लेकिन हो सकता है कि एक नॉवल का दिस कुड बी वन चैप्टर इन द बुक. आई मीन व्हाटएवर वी आर गोइंग थ्रू, ये भी एक बुरा चैप्टर, इसमें कोई शक नहीं है. एक बहुत बदतरीन चैप्टर पाकिस्तान की तारीख का था जो हमने अभी देखा, जो अब क्लोज हो गया. अब जाहिर है सफ़ा पलटा और अब एक नए चैप्टर पे आ गए हैं. जाहिर है ये नॉवेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चलना है, ये कहानी अभी चलनी है. हो सकता है कि इसकी शायद कोई हैप्पी एंडिंग हो सकता है कि इस नॉवेल में जो है वो कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हों जहाँ पे स्टोरी जो है वो कोई ऑप्टिमिस्टिक टर्न ले ले या कोई खुशी का सामान अपने पढ़ने वालों को या अपने सामे को जो है उनके लिए लेकर आए. सो थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं. हो सकता है 20 साल बाद, 25 साल बाद वाकई हो सकता है आने वाले दौर के इंसान ये देखें कि पाकिस्तान ने जो है बिल्कुल एक अपनी तबाही के दहाने से जो है एक कम बैक किया. यहाँ पे सुल्तानिया जमहूर का ज़माना जो है वो बिलाखिर आ गया है. सो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है. ज़ाहिदा शाहीन मुबारकबाद देती हैं जी वज़ीर आज़म से, कहती हैं वज़ीर आज़म हुकूमत करप्ट नाहल हुकूमत से निजात मुबारक हो. अच्छा, आपने और कुछ भी इस्तारे यूज़ किए हैं जो मैं जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो हाउ बैडली द पीडीएम गवर्नमेंट इज लूटिंग दिस कंट्री इज एक्सट्रीमली शेमफुल. एनीबॉडी मे हैव अ फेयर गेस ऑन द मेन्यू ऑफ द लास्ट फीस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफर टू द एमएनए. आई स्ट्रांगली कंडेम दिस एज आर टैक्स पेयर. बस ठीक है, ये वोट देते हुए याद रखिएगा. माशाल्लाह कल आपने मेन्यू पढ़ा होगा जो आखिरी बड़ा खाना हुआ है हमारे मेंबरान पार्लियामेंट का, और क्या कह सकते हैं जनाबे वाला. अच्छा जी, जावेद साहब ने खबर शेयर की है हवाई वाइल्ड फायर बर्न हिस्टोरिक टाउन ऑफ लाहाइना टू द ग्राउंड. हाँ यार, अमेरिका में नाउ दिस इज प्रीटी अनप्रेसिडेंटेड बिकॉज हम जनरली जो अमेरिका में वाइल्ड फायर्स के बारे में सुनते हैं, जंगलों में लगने वाली आग के बारे में सुनते हैं. सो हम अमेरिका की जो मगरबी कोस्ट है, जो मगरबी रियासत हैं, उनके बारे में सुन रहे होते हैं, जिसमें सैन फ्रांसिस्को यानी ये जो कैलिफोर्निया हो गया और पोर्टलैंड होगा, सियाटल हो गया. और लेकिन इस बार जो सुनने में आया है, जो जंगलों में आग लगी है, दैट हैपेंड इन हवाई, इन द आइलैंड ऑफ हवाई. और वहाँ का एक बहुत ही मशहूर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो मुकम्मल तौर से जल गया है इसकी वजह से. और 6 अफराद जो हैं कहते ये हैं कि वो हलाक हुए हैं हवाई में होने वाली इस वाइल्ड फायर्स की वजह से. हसान शेख कहते हैं इंस्टेड ऑफ वंस अपॉन अ टाइम मेनी कोरियर फोक टेल्स बिगिन विद बैक व्हेन टाइगर्स यूज्ड टू स्मोक.
बैक व्हेन टाइगर्स यूज्ड टू स्मोक. टाइगर्स के चाल चलन अच्छे नहीं है कोरिया में वैसे. बहरहाल चलें जी, ब्रेक पर जा रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले जीशान बेग साहब तारीख के झरोके से हमें रोजाना कुछ ना कुछ तोहफा हमारे लिए लेकर आते हैं, और आज जो आप जिक्र कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं रूही बानो का. टुडे इज द 72nd बर्थडे ऑफ रूही बानो, क्वीन ऑफ melancholy, born in Karachi on August 10, 1951. Daughter of Allah Rakha, noted tabla player of India, half sister of Indian music virtuoso Ustad Zakir Hussain, known for her roles in Kiran Kahani, Zard Gulab and Darwaza. अच्छा, मुझे ये उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ इनका जो ताल्लुक है इसका मुझे नहीं पता था. शी इज अ हाफ सिस्टर. दैट इज वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. बट या आई थिंक रूही बानो बड़ी कमाल एक्ट्रेस थी ज़ाहिर है, और मखसूस किस्म के कुछ किरदार थे जिसमें वो कमाल महारत के साथ जो है वो उसको अदा किया करती थी. लेकिन ज़ाहिर है हमें ये भी पता है कि उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम थे वो बहुत तकलीफ़देह थे और बड़े मुश्किलात से भरपूर थे. और इट वाज या आई थिंक इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड एज वेल. बीच में काफ़ी अरसे गायब हो गई थी, लेकिन फिर उनको जो है वो रीडिस्कवर किया गया था. और जब उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में लोगों को पता चला था कि पाकिस्तान टेलीविज़न 70s और 80s की ख़ास तौर से एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जो हैं वो किस दौर से और किन हालात से गुजर रही हैं, तो फिर ज़ाहिर है उस पर अफसोस काफ़ी हुआ था. बहरहाल जी जो है वो दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए. रिमेंबर शी पास्ड अवे इन 2019. आपने इसमें एक तस्वीर शेयर की हुई है बेग साहब, जिसमें रूही बानो हैं और शकील साहब हैं और इजहार काजी. ये तीनों बड़े नाम पाकिस्तान टेलीविज़न के, और तीनों जो है वो आप जानते हैं कि इस आलम फ़ानी से कूच कर गए हैं, और शकील साहब को तो अभी हाल ही में इंतकाल हुआ. सो बड़े नाम जी, बड़े नाम. अभी लिए चलते हैं आपको एक ब्रेक की जानिब, इसके बाद अब एक गाना सुन लेते हैं. ठीक है जी, वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil. Good morning. and दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, Amna Faraz is going to school. I hope she's still listening to my show. So welcome Amna, and wishing you all the very best for the upcoming session. Alright, चलें जी अखबारात पे नजर डालते हैं आज के. और ज़ाहिर है नेचुरली इट इज एज आई टोल्ड यू. अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि मुझे कोई अखबार के फ्रंट पेज पे कम अज कम ऊपर तो इंटरसेप्ट की रिपोर्ट जो है वो तो नजर नहीं आ रही है उसका जिक्र, बिकॉज इस वक्त तक जो इसका गालिबन काउंटर नैरेटिव था वो अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ होगा, जो कि मैंने आपको कहा था कि रात कोई 12:30 और 1 बजे के करीब काउंटर नैरेटिव टीवी पे जो है वो आना शुरू हो गया था. लेकिन फिर भी अमेरिका के जानिब से जो जवाब आया है वो 12 लग रहा. आई डोंट नो वेदर यू हर्ड, अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है, जो कि ऐसा लगता है थोड़े कम बालों वाले सैफ अली खान, अभी उसकी वाकई आप शक्ल देखिएगा. वो कल भी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, उससे लोग सवाल पूछ रहे थे इसके बारे से कि ये जो रिपोर्ट आई है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अमेरिका में तो ज़ाहिर है जिस वक्त ये खबर रिलीज हुई उस वक्त तो वहाँ पे दिन का टाइम चल रहा था, और वहाँ पे नेचुरली उस वक्त एट दैट पॉइंट इन टाइम कहते हैं कि सारी की सारी जो है ना वो डिस्कशन जो है वुड हैव बीन ऑन एंड द डे ऑफ द बिजनेस वुड हैव बीन देयर. लेकिन वो जो कम बालों वाला सैफ अली खान है उससे जब पूछा गया सवाल तो आप देखें कि उसकी जबान जैसे लग रहा था लड़खड़ा रही है, जैसे ना उससे बोलना जरा मुश्किल हो रहा है, और वो समझ में नहीं आ रहा. वो ऐसा लगा था कि बहुत ही इनकोहेरेंट किस्म के उसके थॉट्स जो हैं वहां पर वो नजर आ रहे थे. लेकिन बहरहाल उसमें उन्होंने कम से कम ये बात तो जो है ना थोड़ी बहुत मान ली कि पाकिस्तान को अमेरिका को पाकिस्तान की जो यूक्रेन के हवाले से जो पॉलिसी थी या यूक्रेन की जंग के हवाले से जो पॉलिसी थी उससे अमेरिका कंफर्टेबल नहीं था. अगर आपने इस साइफर के इक्तबासात जो कि अब तो ज़ाहिर दे आर आउट देयर इन पब्लिक, वो आपने अगर पढ़े हो तो आपको उससे अंदाजा ये होगा. और अगर आप चले आप उसको गलत भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं फेक था, जो भी था, फलाना था, लेकिन अगर आप उसके इक्तबासात पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाजा भी होगा कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश की गई थी और किस तरह पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी के साथ उनको प्रॉब्लम थी. और जस्ट इमेजिन लाइक पाकिस्तान इस जंग में रूस का साथ नहीं दे रहा था, उनको सिर्फ प्रॉब्लम, यानी ये साइफर स्टार्ट ही वहीं से होता है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, इनकी न्यूट्रलिटी का क्या करना है, ये इतने न्यूट्रल क्यों है ये मुल्क, हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं.
तुम हमारे टुकड़ों पे पलने वाला लोग हमारा साथ नहीं दोगे, ये वाली माइंडसेट आपको जो है ना वहां पे नजर आए. और फिर वाकई यार दिस ऑल हैपनिंग 5 days बिफोर यौम आज़ादी. तो बस सोचें आप. आगे बढ़ते हैं जी. कौमी असेंबली विफाकी काबीना तहलील. वजीर आजम ने समरी भेजी, सदर ने दस्तखत कर दिए. निगरान के तकर्रुर तक शहबाज शरीफ काम करते रहेंगे. आज ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी. सुनने में आया है जी वजीर आजम साहब रात गए तक, यानी अपना तवाम आखिर या तवामुल विदा अपना जो है वो नोश फरमाने के बाद भी जो है तनावुल फरमाने के बाद, अभी मेरी करेक्शन आने वाली है, तनावुल फरमाने के बाद जो है वो रात गए बिजी रहे और आम लोगों से उनकी मुलाकातें भी जारी रहीं कि जिसमें ये डिसाइड किया जाए कि किसको निगरान वजीर आजम बनाया जाए. यानी हैरानी की बात है कि अभी तक ये नाम जो है ये फाइनलाइज नहीं हुआ जा रहा. कहते हैं जी कुछ लोगों को जो अप्रोच किया गया उन्होंने ये ओहदा लेने से जो है वो माजरत कर ली है. बट बहरहाल जी मुद्दत से कबर असेंबली टूटने पर इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इलेक्शन कराना होंगे. 16 माह मुश्किल तरीन, इतना कड़ा इम्तिहान 48 साल करियर में नहीं देखा. किसी सियासी मुखालिफ को जेल भेजा ना तंग किया. शहबाज शरीफ का Did he really say that? किसी सियासी मुखालिफ को जेल भेजा ना तंग किया. वाह. अच्छा वैसे एक बात है यार, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि माशाल्लाह इख्तिदार जो है ये शहबाज शरीफ साहब की सेहत को बड़ा रास आया. बिकॉज आपको याद हो कि कमर में दर्द और ये वो फलाना कीमोथेरेपी हो रही है, ये भी हुआ है, कैंसर सर्वाइवर एंड ऑल माशाल्लाह. लेकिन जिस सेहत के साथ इन्होंने ये 16 महीने बहैसियत वजीर आजम काम किया है, यानी एक दिन जो इन्होंने कोई मेडिकल तातील या लीव जो है वो ली हो. सो देखते हैं जी. एनीवे आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. शहबाज फैमिली के लिए हुकूमत के आखिरी दिन बड़ा रिलीफ. प्रॉपर्टीज को डी फ्रीज कर दिया गया. कांग्रेचुलेशंस जी. तसद्दुक जिलानी, जलील अब्बास जिलानी भी निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल. साबिक चीफ जस्टिस और साबिक सेक्रेटरी खारजा के नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज किए. साथियों से मशावरती अमल मुकम्मल. शहबाज शरीफ से 3 नाम शेयर करूंगा, ये कहना है राजा रियाज का. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. 15 माह कौमी असेंबली के इजलास 18 घंटे, सेनेट 14 घंटे चला. 89 कवानीन जो हैं वो मंजूर हुए. आर्मी चीफ कहते हैं पाक फौज दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखती है. ओके. इंतखाबात बर वक्त कराए जाएं. सेनेट में करारदाद. पैमरा तरमीमी बिल दोनों ऐवानों से मंजूर. इलेक्शन कमीशन आइन और कानून की रूह के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करे. वजीर कानून का ये कहना है. शक व शुबात से बचना होगा. ताज हैदर. चेयरमैन पैमरा तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट को मिल गया. सेनेट से 12 बिल मंजूर. HEC मेयार पर पूरा ना उतरने के बावजूद तालीमी इदारों के बिल पास करने पर अपोजिशन का एहतजाज. चेयरमैन सेनेट कहते हैं दिल नहीं कर रहा बिल पास करूं. अच्छा ओके. अच्छा जी आज सिंध असेंबली का जो है वो आखिरी अलविदाई इजलास जो है वो होने वाला है. तोशाखाना नवाज जरदारी के खिलाफ भी कार्रवाई की दरख्वास्त. इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त जवाब तलब. शाहिद खाकान यूसुफ गिलानी ने भी तहाइफ जाहिर नहीं किए. तमाम अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, दरख्वास्त गुजार का ये कहना है. लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए. सदर सुप्रीम कोर्ट बार, वाइस चेयरमैन पंजाब बार अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिए गए हैं. अभी वक्त हुआ है टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning and दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. Let us start our show with the discussion on hockey और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में कल इंडिया ने पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त दी. 4-0 से पाकिस्तान मैच जो है वो हारा और कल का मैच जाहिर है एक टेस्टिमनी था कि दोनों टीमों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान जो है उनके हॉकी के स्टैंडर्ड में जो है वो कितना फर्क हो गया है. याद रहे जी पाकिस्तान अपनी एक बहुत नौजवान टीम जो है वो लेकर गया था. पिछले कोई 2-2.5 साल से हम ये सुन रहे हैं कि जी टीम रीबिल्डिंग के फेज में. अब वो क्या टीम रीबिल्ड हुई है ये जो है हमें समझ में नहीं आ रहा. बिकॉज जिस तरह एक क्लीशे सी बात बन गई है ना, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो हम इतने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं कि हमें कभी समझ में ही नहीं आ रहा कि यार ये नाजुक दौर के बाद जो है वो खैर नाजुक दौर कब आएगा हमें. सिमिलरली पाकिस्तान हॉकी टीम का भी यही चल रहा है जी. पिछले कोई 10 साल से मैं सुन रहा हूँ रीबिल्डिंग का फेस है. अब ये बिल्ड कब होगी टीम ये समझ में नहीं आ रही है प्रॉब्लम. तो दैट्स अ बिग इशू. इंडियन टीम जाहिर है उनके पास कुछ बड़े सुपरस्टार प्लेयर हैं, हरमनप्रीत और वो सारे जो प्लेयर थे. 3 गोल कर उसने जो है गालिबन मार भी दिए. लेकिन कल का जो गेम मैंने देखा, देखो आई विल बी वेरी फ्रैंक नाउ, प्लीज ये मत बोलिएगा कि यार फालतू में जो है ना
वो ऑप्टिमिस्टिक जो है वो इस चीज़ के हवाले से हो रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम जो है कल जो सिर्फ और सिर्फ हारी, वो हारी इस वजह से कि हम अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाए. देखो कुछ जगहों पे तो मुझे अंपायरिंग पे जो है ना वो जरा थोड़ा सा शक हुआ, और वो शक ये हुआ कि थोड़ी सी बाइसनेस वहां पे नजर आई थी. पाकिस्तान ने मैच शुरू होके आई थिंक चौथे या पांचवें मिनट में ही पाकिस्तान ने बड़ा अग्रेसिव, बल्कि इनफैक्ट पहले 10 मिनट में पाकिस्तान ने जो है वो बहुत अच्छी हॉकी का जो है वो मुजाहिरा किया था. उसमें पाकिस्तान ने एक दफा गेंद जो है वो जाल में भी पहुंचा दी थी. लेकिन पता नहीं, मुझे तो याद है जब हम बचपन में हॉकी देखा करते तो एक एडवांटेज का रूल हुआ करता था, और वो यही होता था कि जी मुखालिफ टीम जो है अगर उनका कोई खिलाड़ी फाउल भी कर दे, लेकिन दूसरा खिलाड़ी अगर वो गोल करने की पोजीशन में हो और वो गोल कर दे, यानी इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट फाउल, तो एडवांटेज दे के गोल दे दिया जाता था. पाकिस्तान के जो पहला गोल पाकिस्तान ने जो डिसअलाउड इवेंचुअली हो गया था और उसको पेनल्टी कॉर्नर में कन्वर्ट कर दिया गया था, उसमें उनके गोलकीपर से बॉल जो है वो उड़ गई थी, और बॉल उड़ के जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी की चेस्ट की जो है वो हाइट पे आई थी, और ये एब्डोमेन की कहूंगा कि हाइट पे आई थी, और वहां से उसने जो है वो गोल कर दिया था. आई थिंक द एडवांटेज शुड हैव बीन गिवन देयर. आई रियली डोंट नो. पाकिस्तान के जो कोच हैं सकलैन, उन्होंने भी पहला क्वार्टर खत्म होने के बाद इस चीज पे बड़ा एतराज किया था कि ये किस लेवल की अंपायरिंग हो रही है, और इतने बड़े टूर्नामेंट में जो है वो अंपायरिंग का मेयार अच्छा होना चाहिए था. लेकिन बहरहाल जी कल की मैच में जो एक डिफरेंस था बिटवीन बोथ द साइड्स, कल मैंने तकरीबन पूरा मैच ऑलमोस्ट जो है वो देखा, और इट वॉज अबाउट कन्वर्टिंग द चांसेस. इंडिया ने 3 गोल अपने पेनल्टी कॉर्नर में किए, 1 गोल जो है वो उन्होंने फील्ड पे किया. पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर्स भी मिले, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का इनफैक्ट जो वाहिद गोल आया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट वाज आल्सो दैट नो दैट डिड नॉट, नहीं पाकिस्तान का कोई गोल आया भी नहीं यार. कहाँ आया पाकिस्तान का कोई गोल? नहीं आया. वो जो किया था वो तो फिर अंडू हो गया था ना गोल. तो पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिले. अच्छा, पेनल्टी कॉर्नर तो हम नहीं करते यार, उस पर कोई गोल शोल नहीं करता पाकिस्तान. टूर्नामेंट में शायद 2 गोल किए होंगे, शायद पेनल्टी कॉर्नर पर 3 किए होंगे, पता नहीं. वैसे ज्यादा गोल भी नहीं किए टूर्नामेंट में, तो क्या बोले. सो अब सीन ये हुआ है, लेकिन हम ना, और हमें जो कुछ गोल के सामने भी जो कुछ मौके मिले थे, हम उसको भी जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाए. सो यार आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो. आई वांट टू बी पॉजिटिव अबाउट हॉकी. मैं कुछ महीने पहले था भी पूरा पॉजिटिव के यार चलो एक ट्रस्ट द प्रोसेस. लेकिन ये फैक्ट कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई करने में कामयाब नहीं हुआ, और अब पाकिस्तान 5वीं 6वीं पोजीशन का मैच खेल रहा होगा. दिस इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम. पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान सिर्फ चाइना के खिलाफ एक गेम खेला, वो भी जीता, जो कि बामुश्किल जीतने में कामयाब हुआ. वी ड्रू अगेंस्ट जापान, वी ड्रू अगेंस्ट साउथ कोरिया. अगेन दोज गेम्स अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट जापान, जो पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था. साउथ कोरिया, पाकिस्तान वाज विनिंग दैट गेम, और लेकिन साउथ कोरिया ने आखिरी 15 मिनट में, आखिरी क्वार्टर में, बल्कि होगा आखिरी 10 मिनट में जो प्रेशर पाकिस्तान पे डाला, उसमें गोल भी बना, उसमें कन्वर्जन्स भी हुई. पाकिस्तान को भी आखिरी मिनट में जो है वो पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर पाकिस्तान अब गोल नहीं करता. आई मीन व्हाट अबाउट दैट सोहेल अब्बास लेगेसी, कोई जो है वो जगह खड़ा नहीं हुआ कि हमारे पास. सो बहरहाल जी, इंडिया क्वालिफाइज एज द टॉप टीम, पाकिस्तान इज नंबर 5. सो दैट्स इट. अभी ये पहला मुकाबला है जो कि इंडिया पाकिस्तान का इसमें. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू रीच एटलीस्ट द सेमीफाइनल स्टेज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 4-0 से पाकिस्तान को जो है ये कल नाकामी हुई है. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सिलसिला है, और ये सिलसिला है कि पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है अफगान सीरीज और एशिया कप के लिए, और 17 रुकनी स्क्वाड है जो कि एशिया कप के लिए अनाउंस किया गया है. एक खिलाड़ी ऐसा है जो कि सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज के लिए शामिल किया गया है, और दैट इज सऊद शकील. उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो वापसी हुई है राना फहीम अशरफ की. क्यों हुई है, जाहिर है ये बात इसमें मैं भी परेशानी का शिकार हूँ कि आखिर राना साहब ने ऐसा क्या काम किया है कि जिसकी बुनियाद पर इंजमाम उल हक साहब ये समझते हैं कि इनका टीम में वापस आना जो है वो बनता है. लेकिन बहरहाल कुछ तस्वीरें भी आपको पता है कि राना साहब की कुछ अहम सियासी लीडर के साथ जो है वो कुछ अर्सा पहले आई थी उनकी लंदन यात्रा के दौरान, एंड ऑफ कोर्स इट वाजंट बानी MQM. क्या सीन है जनाब, शान मसूद को ड्रॉप कर दिया गया है टीम से. इसके अलावा सरफराज भी टीम का हिस्सा नहीं है. रिजवान तो ऑफ कोर्स इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द टीम. लिमिटेड ओवर से अगर हम बात करें, और उनके बैकअप के तौर से मोहम्मद हारिस जो हैं उनको खिलाया गया. अच्छा जी, आप जानते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें मिकी आर्थर शामिल हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न शामिल हैं, और इसके अलावा हसन चीमा, और इन्होंने जो है वो टीम का इंतखाब, स्क्वाड का इन्होंने इंतखाब किया. इंजमाम उल हक ने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का इंतखाब कप्तान और टीम डायरेक्टर पर जो है वो छोड़ दिया है. जल्दी से खिलाड़ियों के नाम जो है वो भी हम सुन लेते हैं. और इसमें जी 17 रुकनी टीम में अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, इमाम उल हक ओपनर,
मिडिल ऑर्डर में कप्तान बाबर आजम, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, तैयब ताहिर और इसके अलावा विकेट कीपर्स में रिजवान और हारिस. स्पिनर में शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर. जबकि पेस ऑलराउंडर फहीम अशरफ के अलावा फास्ट बॉलर जो अगर आप देखें तो हारिस रऊफ उसमें शामिल हैं. मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी का इंतखाब किया गया है. सो सऊद शकील जो है इन्होंने अपनी अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पे, और जाहिर है जो एक बात मुझे समझ में आती है, देखिए सऊद इज अ प्रिटी हैंडी लिस्ट ए प्लेयर. और ये शायद जब इन्होंने अपने टेस्ट में ये सेंचुरियां और रन स्कोर कर रहे थे अगेंस्ट श्रीलंका, तो मैंने उस वक्त भी शायद इस बात का जो है वो जिक्र किया था दैट सऊद हैज गॉट अ वेरी गुड, ही हैज अ वेरी डिसेंट लिस्ट ए एवरेज एज वेल, और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जो बैटिंग करते हैं. या आई थिंक ही हैज अ लिस्ट ए, ओ माय गॉड, ही हैज लिस्ट ए, यस 45, बिल्कुल मुझे 45 सही याद था. एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 84, यानी ये बाबर आजम वाली स्ट्राइक रेट के साथ जो है बैटिंग करते हैं. ये स्कोर्ड 20 50s एंड 400s. एंड या आई थिंक जो एक और वजह इनको खिलाने की बनती है वो ये कि आपको पता है, हमने बात करते हैं, हम जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो एक वीकनेस है वो लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ होती है. चाइना मैन बॉलिंग होती है या कोई भी गूगली बॉलिंग करता है, हम उनके खिलाफ स्ट्रगल करते हैं. हमें ये बात भी पता है कि अफगानिस्तान की टीम जो है इसमें कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान को ये फंसा सकती है बिकॉज ऑफ देयर स्पिन बॉलिंग. तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ है और सऊद ने श्रीलंका के दौरे में अपनी ये कैपेबिलिटीज जो हैं वो शो की हैं कि वो स्पिन को ना सिर्फ अच्छा समझ सकता है, पिक कर सकता है, खेल सकता है, बट ही कैन बी वेरी एग्रेसिव अगेंस्ट देम एट टाइम्स एज वेल. सो क्या ये पाकिस्तान की हेल्प करेगा? बिकॉज ये भी याद रहे कि पाकिस्तान के चेन्नई में मैचेस हैं वर्ल्ड कप में, और खासतौर से अफगानिस्तान का मैच पाकिस्तान को जो दिया गया है वो दिया भी चेन्नई में गया है, तो वो एक टफ पाकिस्तान के लिए जब विकेट हो सकती है. एशिया कप भी जिन विकेटों में होने वाला है वो भी थोड़ी स्लो विकेट्स है. नाउ दिस इज, मैं बहुत आगे की बात सोच रहा हूँ सऊद के लिए, बिकॉज अभी तो वो अफगानिस्तान सीरीज में सिर्फ उसका इंतखाब किया गया. ही आई थिंक विल गेट अ कपल ऑफ चांसेस इन दिस सीरीज. मिडिल ऑर्डर में इनको खिलाया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि क्या ये आगे इनको टीम में रखा जाए या नहीं. आगे बढ़ते हैं जनाबे वाला. अच्छा जी, फवाद आलम के हवाले से ये बात अब मैं आपको काफी क्लैरिटी से और कॉन्फर्मेशन से कह देता हूं कि उनका पाकिस्तान छोड़ के अमरीकी शहरियत इख्तियार करने का कोई इरादा नहीं है. कल फवाद से मेरी व्हाट्सएप पे बात भी, उन्होंने कहा आदिल भाई ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं किसने उड़ा दी है. उन्होंने कहा है कि जी वो कोई रिटायर नहीं हो रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट बदस्तूर जो है वो खेलते रहेंगे. कल वो अमेरिका पहुंचे हैं और कहते हैं कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैंने मुल्की क्रिकेट से राब्ता तोड़ लिया है. तो या अब फवाद आगे उसका प्लान चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो पब्लिक ना कर रहा हूँ इन बातों को, लेकिन कम से कम मुझे जो फवाद ने व्हाट्सएप करके बताया उसका यही कहना है कि उसका फवाद का ऐसा कोई प्लान नहीं है. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सिलसिला है. वर्ल्ड कप क्रिकेट टिकटों की फरोख्त 25 अगस्त को शुरू होने वाली है. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, गुड. 25 अगस्त से तैयारी पकड़ लें. और क्या सीन है, और ये सीन है जी वर्ल्ड कप के लिए मैचेस में 8 मैचेस में 9 मैचेस के शेड्यूल्स में जो है वो तब्दीली कर दी गई है. पाकिस्तान के जो 3 मैचेस मुतासिर हो रहे हैं. पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच जो है वो 1 दिन पीछे चला गया है. पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ जो मैच है वो 2 दिन पीछे चला गया है. और पाकिस्तान का जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच होना है विच आई थिंक वुड बी आवर लास्ट लीग गेम इंशाल्लाह बिफोर वी प्ले द सेमीफाइनल. ओके, वो मैच भी जो है वो कोलकाता में होने वाले, वेस्ट बंगाल में होने वाले एक फेस्टिवल हो रहा है, कोई हिंदू फेस्टिवल, जिसकी वजह से 1 दिन जो है वो पीछे कर दिया गया है. सो या टूर्नामेंट में ये हुई है रद्दो बदल. अब इंडिया पाकिस्तान का मैच 15 अक्टूबर को होने के बजाय 14 अक्टूबर को हो रहा होगा. पाकिस्तान श्रीलंका का मैच जो कि 12 अक्टूबर को होना था 10 अक्टूबर को होगा हैदराबाद दक्कन में. और पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच जो गालिबन 12 नवंबर को होना था अब 11 को हो रहा होगा एट द ईडन गार्डन्स इन कोलकाता. आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. एक गाना सुनते हैं अच्छा सा. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. All right, that was Noori with Tere Saath. Hope you guys enjoyed that song and you guys have a fair idea how much I love this song now. Seriously speaking, यार कमाल गाना है. आगे बढ़ते हैं जल्दी से जी. आप लोग के मैसेज पे अब मैं नजर डालता हूँ. आखिरी मैसेज कौन सा था? सैयद एहसन जामी कहते हैं things become so obvious if we just look at the body language of Imran Khan when he was the prime minister and the body language of the recent prime minister. All right.
वन मैन आर्मी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू. इसके अलावा जान जेब खान कहते हैं नाइस सॉन्ग तेरे साथ इंडीड. सारा खान कहती है नेक्स्ट लेवल है आज प्लेलिस्ट का. यार नेक्स्ट लेवल एवरी डे होता है प्लेलिस्ट का यार, डोंट से दैट यार मैन. उस दिन मैं इस्लामाबाद मीटअप में भी था, दिल भाई आज आपने बहुत अच्छे गाने सुनाए थे. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन ब्रो, एवरी डे आई प्ले गुड सॉन्ग मैन. एनीवे कॉन्फिडेंस चेक करें. एनीवे जी अरशद घुमरो साहब ने एक होर्डिंग शेयर की है यार, ये वैसे बड़ी मशहूर हो रही है होर्डिंग. ये पता मुझे लाहौर सफाई से लग रहा है कि लाहौर में लगी हुई है ये. पाकिस्तान छोड़ने से पहले ये याद रखना ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके. यार ये पत्नी गलत जगह लगी हुई है, मुझे लग रहा है किसी कैंटोनमेंट एरिया में जो है ना वो ये लगी हुई है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी अजहर अली साहब कहते हैं न्यू यूफोरिया ऑन साइफर इज ओह it is real, is hilarious. It was real, that's why NSC meeting during the IK government which termed it as interference in our matters and for which official protest was lodged diplomatically, but IK been labeling it as a conspiracy and we know from the IK leaked audio he wanted to play with it and he has played with it beautifully. तो यानी अजहर अली जो कि बहुत हार्डकोर नून लीग सपोर्टर हैं वो ये मान रहे हैं ना. लोग कहते थे जी इमरान खान सियासतदान नहीं है और जो भी है सिलसिला, लेकिन यानी आप कह रहे हैं कि बीइंग अ नून लीग सपोर्टर. अभी इस्लामाबाद में भी मुझे एक परेशान नून लीग सपोर्टर और भी मिले थे. तो आप ये मान रहे हैं ना कि चीजें जो हैं वो भाई खेल गया ठीक इस पूरे मैटर को. मगर प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि आप में से तो बहुत सारे लोग इस साइफर को रियल मानते ही नहीं थे और पता नहीं ये साइफर एक झूठ है. झूठ. रिमेंबर नून लीग के जो रेजिडेंट एनालिस्ट हैं सलीम साफी साहब, झूठ. उनका एक वो ट्वीट आया था, वो क्या कहानी बनेगी अब. यानी आप ये देखें कि अब सब मान रहे हैं, मुत्तफ़िक़ अलैह हो चुके हैं कि जी इट वाज अ रियलिटी एंड ऑल. और ये भी जरा फिर वो जो बयान बीच में आजम खान साहब का भी आया था, मुझे लग ये रहा है कि अंदाजा हो गया था कि यार कुछ होने वाला है, कुछ खबर आने वाली है, कुछ गेम है. यानी जिस तरह हमें कुछ भी नहीं पता यार. आई डोंट नो इसको किस तरह लेवरेज किया जाएगा, क्या होगा, बट वी हैव गॉट नो आइडिया. तो बट ठीक है, हम तो इसी तरह बातें करते रहते हैं. आगे बढ़ते हैं जनाबे वाला. ऐसे मंसूर साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. आपने पाकिस्तान के हवाले से जो है वो कहते हैं जी माई रीसेंट मेटाफोरिकल एंड पॉलिटिकल माइंडस्केप ऑफ ग्रीन फ्लैग ऑन पेपर एग्जीक्यूटेड विद पेपर कोलाज एक्रेलिक एंड मिक्स्ड मीडिया. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. और मैं ये रीट्वीट भी कर देता हूँ. अभी एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की ये पिक्चर है और अब आप इसको देख सकते हैं कि हमारे जो मुसव्विर साहब हैं जनाब एस एम मंसूर साहब, वो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की खास बात यही होती है कि उसको हर कोई अपने तरीके से परसीव कर सकता है. उस्मान साहब कहते हैं शो इज गोइंग गुड एंड बेस्ट, आई एम रेगुलर लिसनर ऑफ योर शो. थैंक यू सो मच उस्मान. अच्छा जी एहसन जामी साहब कहते हैं सर पाकिस्तान में नाजुक दौर के बाद मजीद नाजुक दौर आ जाता है. बात तो आपने वैसे दुरुस्त फरमाई है. बिलाल कहते हैं रात 100 के मैच में एक बॉलर स्पेंसर जॉनसन ने 20 बॉल पर 1 रन देकर 3 विकेटें ली. 19 डॉट बॉल्स. वाओ, स्पेंसर जॉनसन ये कौन है भाई. अच्छा जी इसके अलावा शाहीन जो हैं उन्होंने एक गाने की फरमाइश की है. जाहिदा शाहीन ने जो बावलपुर से मैसेज करती हैं, मसूद राना साहब के एक गाने की. अच्छा मैं जरा ये चेक कर लेता हूँ ये गाना अगर हमारे पास हुआ तो फिर मैं देखता हूँ जिसको चला सकते हैं या नहीं. इसके अलावा डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ कहते हैं अदील भाई सलीम साफी साहब सहाफत कब छोड़ रहे हैं. कासिम का अब्बा सच्चा आदमी है, उसकी बातें सही. अच्छा जी सलीम साफी साहब सहाफत कब छोड़ रहे हैं. अभी सलीम साफी साहब ने वैसे ट्वीट किया या नहीं, अब मैं उनको फॉलो करता नहीं, अपने नए ट्विटर अकाउंट में भी जो है वो मैं सलीम साफी साहब को जो है वो फॉलो नहीं करता. लेकिन देखते हैं सलीम साफी साहब ने इस पे जो खबर आई है इस पे क्या ट्वीट किया है. हाँ कहते हैं पीटीआई दौर में चीन के साथ ताल्लुकात इंतहाई सर्दमोरी का शिकार हुए और उनके जाने के बाद इसमें गर्मजोशी आई, जबकि सी पैक दोबारा जिंदा हुआ. रूस से भी तेल वगैरह की डील शहबाज हुकूमत ने की. तो फिर किस तरह मान लिया जाए कि अमरीकी इमरान खान हुकूमत से परेशान था. अरे यार वैसे पता है जो है ना, अच्छा कुर्रा अर्ज पर इमरान खान के हक में सबसे ज्यादा मुहिम और अमरीकी कांग्रेस के अरकान चला रहे हैं. सबसे ज्यादा मरोड़ अमरीकी मीडिया के पेट में उठ रहा है. चीन और रूस उनसे नाराज और नई हुकूमत से खुश थे, लेकिन फिर भी कुछ अहमक और अहमकाना बयानियां इसको फैला रहे हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो अमरीका ने तब्दील की. ओ यानी साफी साहब तो रात भर बैठ के उन्होंने जो मुझे लग रहा है कि ट्वीट की. अच्छा ये सुने जरा, ये सुने. कहते हैं जी
साइफर का गेम हद से बढ़ गया. आलमी सतह पर जो सिफारती रुसवाई हुई थी हो चुकी. साइफर से खेल कर दुनिया भर में हमारे सिफारतकारों के सामने अब कोई मेजबान मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचता है. इसलिए फिल फॉर आला सतही कमीशन बनाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए. लेकिन साफी साहब, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कमीशन बनाने की क्या जरूरत है? आपसे बात कर लें. आप तो पहले ही बोल चुके हैं झूठ झूठ झूठ, कोई साइफर नहीं है. यानी फनी सीन निकल के आ रहे हैं खुदा की कसम. कल रात ऑनेस्टली मैं काफी देर से सोया बिकॉज मैं सिर्फ ना लोगों के रिएक्शंस वगैरह पढ़ रहा था. ये साफी साहब जिन्होंने कहा था झूठ झूठ झूठ, बड़ा मशहूर ट्वीट उनका जो हुआ था, वो यानी तो कहा जी साइफर कोई हकीकत नहीं है, कुछ नहीं है, झूठ है, मन घड़त बातें एंड ऑल. कल यानी साफी साहब ने मान लिया कि साइफर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. यानी अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स जो हैं वो पाकिस्तानियों के सामने अब बात करते हुए कतरा रहे होंगे, यानी पाकिस्तानियों की बातें जो साइफर वाली बातें होती हैं, जो कोडेड लैंग्वेज है, वो तो मीडिया में आके लीक हो जाती है, तो फिर तो इसका मतलब ये कि साफी साहब का स्टैंस जो है वो चेंज हो गया है. ऑलराइट, चलें जी. बेग साहब, डॉक्टर जीशान बेग कहते हैं क्या 14 अगस्त को आपका खुसूसी शो होगा? 2020 में आपका एक खास शो हुआ था, 2021 में मिली नगमों पर एक अच्छा शो था. नहीं, मेरा कोई इस तरह कोई प्लान नहीं है. जो हमारा प्रोग्राम होगा आएंगे, उसमें मिली नगमे चलाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाएंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे इंशाल्लाह. अल्लाह ने चाहा अच्छे दिन आएंगे तो फिर मिली नगमे फिर प्लेलिस्ट बना के चलाएंगे. खुद ही जलाए दिए राहों में, खुद ही उन्हीं को बुझा दिया, हमें तो दिखा दिया रास्ता, खुद मगर ही भुला दिया. That was जुनेद भाई. बिद्दू की कॉम्पोजिशन थी ये, और जुनेद वाइटल साइंस, दैट वाज द नेम ऑफ द एल्बम. और बिद्दू के गानों की जो है वो खास बात, उसकी जो बड़ी मखसूस किस्म की जो बीट्स होती है वो होती हैं. और आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे. बिद्दू वाज द गाय बेसिकली हु लॉन्च्ड नाजिया एंड ज़ुहैब एज वेल. सो बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है. फिर रिमेंबर ही मेड दैट कमबैक इन द लेट 90s विद द बूम बूम, द रीमिक्स वर्जन. वाओ, चलें जी, ग्रेट. वैसे बूम बूम तो लाला ने ओन कर लिया है. बूम बूम अब वो पहले लाला पे अब ख्याल जाता है, पहले नाज़िया हसन पे जाया करता है. लेकिन खैर, चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? उमैर बाबर, बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली. जुनेद वाइटल साइन, दैट वाज द एल्बम एंड कंपोजिशन बाय बिद्दू. ओके जी. जीशान बेग साहब कहते हैं वाह, फूल सजा के हर तरफ, फिर घर भी जला दिया, क्या किया क्या मिला. समझ रहे होंगे ना आप ये गाना? आप लोग पता नहीं समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे होंगे मैंने ये गाना क्यों चलाया है. राइट. चलें जी, आई होप कुछ लोग समझ गए होंगे. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और जो सिचुएशन है वो ये, अरे हाँ यार, जरा बात करते हैं ना एक्वाडोर के हवाले से. हम जरा बात करते हैं. एक्वाडोर आप जानते हैं जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है, और दुनिया के जो है वो बुलंद तरीन मुल्कों में से एक मुल्क बाय द वे ये एक्वाडोर जो है ये कहलाता है. इनका कैपिटल है कीटो, जो कि बहुत ही हाइट पे लोकेटेड है. एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो दिस कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इट हैज गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल्स, और परहैप्स द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट. सो बहरहाल जी, वो ये एक्वाडोर में जो है वो महीने के अख्ताम पे नए इंतखाबात जो है वो होने वाले हैं. और कल रात गए, यानी आज अलग सुबह, क्योंकि इनका एक्वाडोर का टाइम जोन जो है वो अमेरिका वाला ही है, जाहिर है अमेरिका की आई वुड से कि जो पैसिफिक रियासतों वाला या जो है वो माउंटेन्स, जो इनकी रॉकीज वाला जो है एरिया, वो टाइम जोन उनका ऐसा होगा. तो इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो अपने पूरे जोरों पर चल रही है. और हुआ ये कि इलेक्शन की कैंपेन के दौरान आज अलग सुबह एक उनके कैंडिडेट जिनका नाम फर्नांडो वियाविचेंसियो है, फर्नांडो वियाविचेंसियो, ही वाज द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली एज वेल. और वो इलेक्शन कैंपेन में जो है वो हिस्सा ले रहे थे. एंड ही वाज शॉट आफ्टर अ कैंपेन रैली, यानी उनकी रैली खत्म हुई और वो जो है वो अपना गाड़ी में जो है वापस जाके बैठ रहे थे कि वहां पे एक शख्स ने आकर जो है वो उनको गोली मार दी. ही वाज शॉट 3 times इन द हेड. एंड मिस्टर वियाविचेंसियो जो कि 59 years old थे, ही डाइड ऑन द स्पॉट. 20 अगस्त को वहां पे जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं. और ज़ाहिर इलेक्शन के होने से पहले दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज़. अच्छा जी, फ्रंट रनर जो हैं वो लुइसा गोंजालेस हैं. और सो ही दिस जेंटलमैन इज नॉट वन ऑफ द फ्रंट रनर्स फॉर दैट. लेकिन बहरहाल कहते ये हैं कि अभी तक आई डोंट नो इफ द कल्प्रिट, द सस्पेक्ट हु वाज शॉट was later died from his own injuries. उसको खुद जो है वो गोलियां मार के जो है वो कत्ल कर दिया गया.
लेकिन ज़ाहिर है इस पे जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है वो ज़रूर होगी कि ये आखिर हुआ हो सकता है हो, मुझे नहीं पता. मैं एक्वाडोर के बारे में ऑनेस्टली आई डोंट नो मच अबाउट दैट कंट्री. लेकिन खैर चलें जी. इसके अलावा टॉकिंग अबाउट किलिंग पीपल एंड टॉकिंग अबाउट बंदे को मारने की जहाँ बात की जा रही है, वहाँ पे कल अमेरिका में भी यह वाक़या हुआ और अमेरिका की रियासत यूटा में यह वाक़या हुआ कि एक ऐसा शख्स जो कि सदर जो बाइडन, इसके अलावा उन्होंने कमला हैरिस, बराक ओबामा, उनको एक बंदा जो है वो काफ़ी अरसे से धमकियां दे रहा था और जो बाइडन को जो है वो उस बंदे ने मैसेज देकर जो है वो ये बात बोली थी कि मैं अपनी बंदूक से जो है वो डस्ट की जो है वो सफाई कर रहा हूँ. और उसका ये मैसेजेस वगैरह जो इस तरह के थ्रेटनिंग मैसेज जो है वो अमेरिका की हायर जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनके लिए आ रहे थे. और आपको अंदाजा हो रहा होगा ये नाम सुन के कि ये सारे के सारे लोग जिनके हवाले से बात की जा रही है ये डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं. तो ये बंदा जो कि धमकियां दे रहा था उसका ताल्लुक यकीनी तौर से रिपब्लिकन पार्टी या हो सकता है मैगा रिपब्लिकन हो, यानी डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टर्स में से एक हो. लेकिन खबर जो है वो ये है दैट वो आदमी जिसने ये वायलेंट थ्रेट्स जो हैं ये पोस्ट किए थे उसको जो है वो एक रेड के दौरान गोली मार के उसको जो है वो कत्ल कर दिया है FBI ने. और कहते हैं जी वो क्रेग रॉबर्टसन नामी इस बंदे को जो है वो उसका सर्च वारंट वगैरह जो है, अरेस्ट वारंट जो है वो लेकर गए थे धमकियां देने के हवाले से. बिकॉज जो बाइडन जो है वो हाल ही में आने वाले दिनों में जो है वो विजिट करने वाले हैं यूटा का स्टेट का. और उसने जो है वहाँ पे गालिबन उनकी जो है वो कुछ क्रॉस फायर वगैरह पुलिस के साथ हुई जिसमें दिस जेंटलमैन, ओह नॉट दैट जेंटलमैन, इन फैक्ट एनीवन हु इज थ्रेटनिंग एनीवन शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ जेंटलमैन. बहरहाल जी क्रेग रॉबर्टसन जो है उसको गोलियां जो है वो मार दी गई. यूटा स्टेट में जो है ये वाकया हुआ है. वैसे यूटा स्टेट जो है ना अमेरिका की बड़ी मुनफरिद स्टेट है. शायद आपको इस स्टेट के बारे में पता हो. इसका जो कैपिटल है दैट सॉल्ट लेक सिटी. और यहाँ पे इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव स्टेट, यानी बहुत ज्यादा कहते हैं ना फैमिली वैल्यूज वगैरह ये सब चीजें नजर आती हैं. बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द यूटा स्टेट ये एक क्रिश्चियनिटी के एक सेक्ट से बिलोंग करती हैं जिसको मॉर्मोन्स कहा जाता है. और जिनको पाकिस्तान में भी गालिबन इनकी जो ब्रांच है चर्च ऑफ द लेटर डे सेंट्स गालिबन उनके लिए यूज़ किया जाता है. कभी मौका मिला तो इस पर हम बात भी करेंगे, शायद कभी की भी होगी बात. आई एम श्योर यार, इतने सालों से शो कर रहे हैं, कितने ही टॉपिक्स डिस्कस कर लिए होंगे. अमेरिका के एक साबिक जो हैं वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे मिट रोमनी, जिनको बाराक ओबामा के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था. उनका ताल्लुक जो है वो यूटा स्टेट से. ही इज अ मॉर्मोन बाय द वे, सो वेरी इंटरेस्टिंग सेक्ट दिस इज. और जो क्रिश्चियंस हैं, मेन स्ट्रीम क्रिश्चियंस, वो इनको क्रिश्चियन नहीं मानते, लेकिन ये अपने आप को क्रिश्चियनिटी का ही जो है वो एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो करार देते हैं. इट्स अ वेरी रिपब्लिकन स्टेट एंड जिसे कहते हैं कि बड़ी आसानी से यहाँ पे रिपब्लिकन कैंडिडेट, इट्स अ डार्क रेड सॉर्ट ऑफ अ स्टेट, यानी रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स बड़े आराम से यहाँ पे जीत जाते हैं. चलिए अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि अरे शाहिद खाकान अब्बासी का ये बयान, क्या कहते हैं, मुल्क की तारीख की बदतरीन असेंबली रही, कौम से माफी मांगता हूँ, खुशी का दिन है, अवाम को निजात मिल गई. क्या लोगों पर टैक्स लगाने वाले खुद टैक्स देते हैं? अवाम ने सिर्फ खोया ही खोया है यार. ये क्या है ये? लाइक कम ऑन मैन. लाइक अच्छा खैर, नंबर 1 ये कोई कौम से माफी वाफी नहीं मांग रहे हैं भाई. शाहिद खाकान अब्बासी कौन से हल्के के पिंडी के, रावलपिंडी के पहाड़ी इलाके से मेरे ख्याल से कोई इलेक्शन जीत के आता है. मुझे याद है कि 2011-12 में हम रोड ट्रिप पे गए हुए थे, विंटर्स में गए थे. तो आई रिमेंबर के वो मरी के एरिया में शाहिद खाकान अब्बासी के मुझे पोस्टर लगे हुए जहाँ वो नजर आ रहे होते थे. तो वो जहाँ से इलेक्शन जीतते हैं भाई, अगर आप में से किसी का इलाका है तो फिर आप जो है ना वो उसको देख लीजिए. अगर आपका कोई इलाका है तो फिर ये उनसे माफी मांग रहे हैं वो, बिकॉज इनको इलेक्शन लड़ने जाना है ना. जाहिर है इलेक्शन अभी नहीं, 6 महीने बाद कभी तो इलेक्शन लड़ने जाना है. तो ये सिर्फ अपना रिकॉर्ड ठीक कर रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब. पता नहीं भाई, अगर इतनी बुरी असेंबली थी, अवाम को निजात मिल रही है, तो भाई आप छोड़ देते इसको. इखलाकी तौर से आप बड़ापन का सबूत देते हुए आप इसको छोड़ देते. वैसे मुझे याद आ रहा है ये कुछ इलेक्शन हारे वाले भी थे यार, ये 2018 में, पता नहीं, याद नहीं आ रहा यार. कुछ हुआ था ये, आई थिंक अपनी मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये हार गए थे. कहीं बार कहीं इलेक्शन जो है ना वो लड़ाया गया था. बट बहरहाल चलें, जो भी था सिलसिला, आई एम श्योर हमारा ट्विन सिटी का कोई दोस्त जो है वो हमें बता देगा खाकान अब्बासी साहब की कहानी क्या है. लेकिन खैर, तो भाई छोड़ देते, नहीं रहते इसका हिस्सा.
लेकिन खैर चले जी, अब जो हुआ सो हुआ. बहरहाल ये असेंबली जो है अब अपने इख्तिताम को जो है वो पहुंच गई है. और माशाल्लाह जैसे कि मैं सुबह बता रहा था, बड़े अच्छे अच्छे खाने तनावुल फरमा के इन्होंने जो है इस असेंबली को अब ख़त्म कर दिया. और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी दौरे वज़ीर आज़म का सबसे अहम काम कर रहे हैं, और वो ये कि अब किसको निगरान वज़ीर आज़म बनाना है, बिकॉज बाकी कोई इतने अहम काम ज़ाहिर है उनके नेचुरली इतने थे नहीं. सो अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि यार कल एक और रात में बड़ी परेशान कुन खबर सुनने को मिली है, और हम चाहेंगे भाई हम दुआ गोएं उनके लिए, अल्लाह ताला इनको खैर खैरियत से जो है वापस लेकर आए. पीटीआई की खातून रहनुमा है, वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेल आर्टिकुलेट. और नहीं, ये बात नहीं मैं इसलिए नहीं कह रहा कि क्योंकि वो वेल एजुकेटेड और वेल आर्टिकुलेट हैं तो उनके साथ ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए. लेकिन शानदाना गुलजार जो हैं उन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनको जो है वो अडियाला की सेंट्रल जेल में जो है वो नज़रबंद कर दिया गया है. अच्छा जी, इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त पर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट जो है वो इशू किए गए हैं और शानदाना की ज़ाहिर गिरफ्तारी के हवाले से परेशानी इस वजह से भी, बिकॉज आई पर्सनली नो हर, वी आर अ पार्ट ऑफ, बिकॉज शानदाना हैज़ अ वेरी माशाल्लाह वेरी सॉलिड एजुकेशनल बैकग्राउंड एज वेल. इसके अलावा ई कॉमर्स के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज वगैरह बनाई थी एक ज़माने में जो काफ़ी काम हुआ करता था. शानदाना प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, शी इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन बाय द वे. सो बहरहाल वो हमारी लीडरशिप एकेडमी है जिसका शानदाना हिस्सा है, तो उनसे उस हवाले से मुलाकातें भी रही हैं. और बिफोर शी बिकेम अ पॉलिटिशियन बाय द वे, जिस वक्त वो पर तोल रही थी उस जमाने की, मुझे याद है कि उनसे पहली मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी हमारे एक मीटअप में. और शी हैज़ बीन अरेस्टेड एज वेल. और आप जानते हैं काफ़ी तुंदो तेज़ किस्म के बयानात और उनके ट्वीट्स वगैरह जो हैं वो आप पढ़ते रहते होंगे. सो बहरहाल अब देखते हैं कि उनकी ये मुश्किलात का जो अब ये दौर शुरू हुआ ये कब तक चलेगा. अल्लाह ताला जो है वो उनके लिए आसानियां पैदा करे. थैंक यू सो मच उस्मान. उस्मान कहते हैं ही गॉट री इलेक्टेड फ्रॉम लाहौर एंड ही लॉस्ट इन मरी. ऑलराइट, यानी अपने हल्के से जो है वो शिकस्त खा गए थे. साकिब शाहान ने भी जो है मुझे यही बात बताई है. सो ठीक हो गया. खाकान अब्बासी लॉस्ट टू सदाकत अब्बासी इन मरी. तो देखें, अब कहने का मतलब यही है ना कि ये माफिया ना ये कोई आवाम से नहीं मांग रहे हैं, ये अपने हल्के वालों से मांग रहे हैं, बिकॉज इलेक्शन में क्या मुंह लेकर जाएंगे अब. लेकिन बहरहाल चलें जी गाइस, वक्त आ गया वालों से इजाज़त लीजिए. आज का दिन बड़ा दिलचस्प होने वाला है, बिकॉज आज वही जो कल मैगजीन में जो ऑनलाइन आप जानते हैं इंटरसेप्ट नामी मैगजीन में जो खबर आई है उसकी बाज़गश बल्कि उसकी गुफ्तगू और सारी चीज़ें आज नज़र आ रही होंगी. रात में लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम लगाया होगा, ओवरनाइट जो है वो टाइम ज़्यादा लगाया होगा, और ताकि उसके बाद अब इसका जो काउंटर नैरेटिव जो है वो और भरपूर अंदाज से जो है वो प्रेजेंट किया जा सके. बिकॉज अभी कुछ थोड़ा सा एक्टिविटी हुई है, अभी आने वाले दिनों में और थोड़ी सी एक्टिविटी होगी ज़ाहिर है. बिकॉज जो भी कहें आप, कुछ भी कहें, जो भी कहें, दिस इन फैक्ट इज ए बिग न्यूज़. ये बड़ी खबर है और इसकी जो है ना वो गूंज जो है वो हमें काफी अरसे तक सुनाई दी जाएगी. वक्त आगे आप लोगों से इजाज़त लीजिए. मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. चल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.